हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल दी एग्जाम हेल्पर में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम टॉप 50 कंप्यूटर जीके का पार्ट 10 करने वाले हैं। दोस्तों, इससे पहले मैं ऑलरेडी 9 पार्ट अपलोड कर चुका हूं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जाइए, चैनल पर आपको वो वीडियो मिल जाएगा। दोस्तों, हमारी ये 1000 क्वेश्चन की सीरीज है, जिसके तहत हमारा पार्ट 10 चल रहा है। ठीक है, और इसके अलावा हम डेली बेसिस पर कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी देखते हैं। 5 शॉर्टकट की, 5 फुल फॉर्म, डीएनएस और इनपुट आउटपुट डिवाइस। इसके अलावा वायरस और एंटीवायरस हम ऑलरेडी आपको पूरे करा चुके हैं। ठीक है, अगर आपने एनबीएस की किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई किया है तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होने वाला है। देखिए दोस्तों, इससे पहले मैं ऑलरेडी 9 पार्ट अपलोड कर चुका हूँ। अगर आपने नहीं देखे हैं तो जाइए देखिए। देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा वायरस और एंटीवायरस। ठीक है, चलिए, जैसे ही आपका ये डीएनएस और आपका इनपुट आउटपुट डिवाइस खत्म हो जाएगा, इसके बाद हम न्यू इसमें ऐड कर देंगे। चलिए देखिए, ये हमारी एनबीएस की प्लेलिस्ट है। आपको जो भी वीडियो में एनबीएस के रिगार्डिंग डालता हूँ वो आपको इसी प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। तो जाइए चैनल पर जाकर देख लीजिए। ये देखिए दोस्तों, ये देखिए कंप्यूटर की 6 वीडियो है। अगर आपने नहीं देखी जाइए देखिए। और इसके अलावा कंप्यूटर टॉप 300 जीके का पार्ट वीडियो बनाया था मैंने एक पूरा, जिसके अंदर एक ही वीडियो के लिए, जो कि एनबीएस के लिए आपके लिए रामबाण होने वाला है। अगर आपने नहीं देखा है तो जाइए देखिए। सभी को जो है आपको सभी वीडियो हमारे चैनल पर मिल जाएंगी। इसके अलावा आपको डिस्क्रिप्शन में भी, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक मिल जाएगा। ये देखिए, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है। यहाँ पर हम जो भी आपकी पीडीएफ्स वगैरह होती हैं कंप्यूटर की वो डालते हैं। ये हमारा इंस्टा आईडी, अगर फॉलो नहीं किया फॉलो कर लीजिए। ये यूट्यूब चैनल है, सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करिए। वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर देना। इसके अलावा देखिए, कंप्यूटर के अलावा ढेर सारी मैं वीडियो डालता हूँ, जैसे सिलेबस वगैरह हो गया, कमेंट्स के आंसर हो गया, आपके प्रीवियस ईयर कट ऑफ हो गया। सारी वीडियो आपको एनवीएस की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। तो जाइए जल्दी से देख लीजिए। चलिए दोस्तों, अब हम स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको एक और न्यूज़ दे दूँ कि आपका जो एनवीएस का एग्जाम डेट है वो आउट हो चुकी है। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो जाइए चैनल पर मिल जाएगा। और दोस्तों, आपकी अब आपको क्या करना है, आपके पास लगभग 12 से 13 दिन ही बचे हैं। तो आपको इस समय में जो है ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट देने चाहिए दोस्तों, क्योंकि अब मॉक टेस्ट ही आपका सिलेक्शन करवाने वाले हैं, जिससे आपको पता चलेगा कि अभी आपके कितने नंबर आ रहे हैं और कितनी आपको तैयारी करनी है। इसके लिए देखिए दोस्तों, टेक्स्ट बुक लाया है आपके लिए, टेक्स्ट बुक पास। अभी इस पर देखिए 24 से 28 फरवरी तक एक गोल्डन ऑफर चल रहा है, जिसके तहत आपको जो 1 साल वाला पास है वो आपको जो है 18 मंथ का मिल रहा है, यानी कि 6 मंथ की एक्स्ट्रा वैलिडिटी मिल रही है। देखिए इसके अंतर्गत आपको क्या क्या मिलता है। देखिए, अगर आपको ये परचेस करना है तो आप हमारा कूपन कोड ये डाल सकते हैं B1NW47। इससे आपको डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। देखिए, इसके अंतर्गत आपको जो है 480 से ज़्यादा एग्जाम मिलते हैं, 36,000 से ज़्यादा मॉक मिलते हैं, 9,000 से ज़्यादा PYQ मिल जाते हैं। ठीक है, ईयरली है आपका, ईयरली, लाइफ टाइम और मंथली, 3 तरीके का पास आपको इसमें देखने को मिलते हैं। देखिए, एनबीएस की इतनी सारी पोस्ट इसके अंतर्गत कवर की जाती हैं। दोस्तों, आपके कमेंट आ रहे थे कि सर इसमें जो है स्टेनो का नहीं है, एमटीएस का नहीं है, एमटीएस के मॉक टेस्ट नहीं है। तो देखिए, आपका जो स्टेनो का सिलेबस है इसमें हिंदी, इंग्लिश, कंप्यूटर और जीए है। तो आप अगर इनमें से किसी का लेते हैं तो इसमें भी आपको ये चीज़ें मिलेंगी, इसमें भी आपको ये चीज़ें मिलेंगी। तो यानी कि आपको बस सिलेबस कवर करना है। अगर आपको प्रॉपर मॉक टेस्ट नहीं मिल पा रहा है आपकी पोस्ट का, तो आप इसके माध्यम से भी कर सकते हैं, क्योंकि आपका सिलेबस वही है, सिलेबस बिल्कुल चेंज नहीं हुआ है। ठीक है, तो आप ले सकते हैं इसे। इसके अलावा देखिए दोस्तों, इसके अंतर्गत आपको क्या करना है दोस्तों, आपको जब आपको परचेस करेंगे तो ये कूपन कोड डाल दिएगा, जिससे आपको देखिए यहाँ पर 399 रुपये प्राइस है। जब आप डाल देंगे तो 349 का पड़ जाएगा। ये देखिए, इसमें एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, जितने भी ऑल इंडिया के जो एग्जाम होते हैं सभी इसके अंतर्गत जो है कवर कराए जाते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम जो है आपका कंप्यूटर का पार्ट शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम रोज की तरह हमारे सबसे पहले शॉर्टकट की देख लेते हैं। जैसा कि हमने कल 9 पार्ट में 45 नंबर तक कर लिया था, अब हम 5 आगे की करेंगे, जिसमें हम 40 से 50 तक करने वाले हैं, आपकी 40 से 50 तक। ठीक है, बाकी को आपको क्या करना है, आपको स्क्रीन जो है पॉज करना है और इसको एक बार रिवाइज कर लेना है, जिससे आपको हमेशा के लिए याद हो जाए। ठीक है, और देखिए दोस्तों, आपके लिए इसमें कुछ करेक्शन है। जो आपकी थ्योरी वाली सेक्शन होता है इसमें कुछ करेक्शन है। देखिए, मैंने आपको बताया था जो सीब्रेन है ये भारत सर्वप्रथम दिखाई देने वाला पर्सनल कंप्यूटर वायरस था, बट ये भारत में दिखाई दिया था। ठीक है, तो भारत में दिखने वाला सर्वप्रथम कंप्यूटर वायरस कौन सा था, तो वो था सीब्रेन। इसके अलावा हैप्पी बर्थडे जोशी भी जो है ये भारत में खोजे जाने वाला सर्वप्रथम वायरस था। अगर आपको दोनों आते हैं तो आपको सीब्रेन पर आंसर लगाना है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। दूसरा, मैंने बताया था पेगासस जो है एक वायरस है। तो दोस्तों, ये वायरस तो है ही, बट कैसा है, मालवेयर के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, पेगासस अगर आपसे पूछे तो एक प्रकार का मालवेयर है। ठीक है, आपको दोस्तों जब मैं इसकी पूरी थ्योरी कंप्लीट हो जाएगी तो इसकी पीडीएफ दूंगा, तो उसमें आपको मैं करेक्शन करके दे दूंगा। ठीक है, चलिए अब हम आपका शॉर्टकट की कर लेते हैं 40 से 50 तक। तो देखिए दोस्तों, हमारे 40 नंबर की जो की है वो है Windows+L से क्या होता है, तो दोस्तों लॉक होता है। दोस्तों, आपको क्या करना है, ये जितनी भी शॉर्टकट की मैं करा रहा हूँ आपको इनका जो है प्रैक्टिकल करके देखना है, जिससे आपको हमेशा के लिए याद हो जाए। चलिए, अगला है दोस्तों Alt+ टैब से क्या होता है, तो जो मिनिमाइज्ड एप्लीकेशन खुली हुई हैं आपकी जितने भी, जैसे MS वर्ड खुला है आपका, ठीक है, MS वर्ड है और MS पावर पॉइंट है, MS एक्सेल है, तो आपको इसके भी स्विच करना है डायरेक्ट बिना माउस को। तो आप Alt+ टैब दबा सकते हैं, यानी कि मिनिमाइज एप्लीकेशन के बीच स्विच करना है। ठीक है, चलिए अगला है Ctrl+ESC से क्या होता है, तो स्टार्ट मेन्यू आपका जो है ओपन हो जाता है।
इसके बाद कंट्रोल प्लस क्यू से क्या होता है, तो MS वर्ड में जो टेक्स्ट होता है उसको लेफ्ट अलाइन करते हैं कंट्रोल प्लस क्यू से। इसके बारे में कल मैंने डिटेल में बताया था क्या होता है, ठीक है। चलिए शिफ्ट प्लस F3 से क्या होता है, तो MS एक्सेल में आपको कोई भी फंक्शन इंसर्ट करना है तो उसकी डायरेक्ट की क्या है, शिफ्ट प्लस F3 दबाते हैं तो MS एक्सेल में कोई भी फंक्शन इंसर्ट हो जाता है। अगला है दोस्तों कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस प्लस, यानी कि कंट्रोल शिफ्ट के साथ अगर प्लस दबाते हैं तो क्या होता है, तो सुपर स्क्रिप्ट आपका होता है, यानी कि इस तरीके से कुछ आपका लिख जाता है पावर के फॉर्म में, ठीक है। इसको बोलते हैं सुपर स्क्रिप्ट। वहीं अगर आप कंट्रोल के साथ ओनली प्लस दबाते हैं तो आपका होता है सब स्क्रिप्ट, यानी कि आपका जो 6 है वो नीचे चला जाएगा, ठीक है। चलिए ये दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, काफ़ी पूछी जाती हैं। इसके बाद है अल्ट प्लस इक्वल टू से क्या होता है, तो इक्वेशन बॉक्स ओपन हो जाता है। जैसे आपके MS वर्ड में काम कर रहे हैं, आपको कोई इक्वेशन डालनी है तो आप अल्ट प्लस इक्वल टू दबा देंगे तो डायरेक्ट आपको इक्वेशन बॉक्स ओपन हो जाएगा। इसके बाद है अल्ट प्लस कंट्रोल प्लस F दबाते हैं तो क्या होता है, फुट नोट आपका ओपन हो जाता है अल्ट कंट्रोल प्लस F से। इसके बाद शिफ्ट प्लस F7 दबाते हैं तो थिसोरस ऑप्शन हो जाता है। ये बहुत ज़्यादा आपका जो है इंपॉर्टेंट है, काफ़ी पूछा जाता है, ठीक है, शिफ्ट प्लस F7। चलिए अगला है अल्ट प्लस F8 से, ये तो पता नहीं कितनी बार पूछा गया दोस्तों, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अल्ट प्लस F8 से क्या होता है, तो आपका मैक्रोस जो है ये ओपन हो जाता है। चलिए अब हम आपके फुल फॉर्म देख लेते हैं। आपको ये 40 नंबर तक आपको रिवाइज करना है, ठीक है, स्क्रीन को पॉज करके आपको रिवाइज करना है, ठीक है। अब चलिए हम 40 से 50 तक कर लेते हैं। HTTP का फुल फॉर्म क्या होता है, तो कितनी बार बता चुका हूँ आपको मैं, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, और इसे WW का बैकबोन कहते हैं। इसके बाद है PDP, तो PDP का फुल फॉर्म होता है पर्सनल डाटा प्रोसेसर। इसके अलावा NTFS का क्या होता है, तो न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम जो है आपका NTFS का फुल फॉर्म होता है। DDL का क्या होता है, तो डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज जो है आपका DDL का होता है। DML का क्या होता है, तो डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज आपका DML का होता है। इसके अलावा देखिए दोस्तों DCL का आपका क्या होता है, तो DCL का होता है आपका डाटा कंट्रोल या कमांड लैंग्वेज, ठीक है। इसके बाद TCL का क्या होता है, तो ट्रांजिशन कंट्रोल लैंग्वेज। दोस्तों ये आपके लैंग्वेज जितनी वाली है ना, ये काफ़ी ज़्यादा पूछी जाती है तो इनको ढंग से याद कर लेना, ठीक है। इसके बाद है JPG, तो JPG आपको मालूम है ये क्या है, तो PNG हो गया, JPG हो गया और JPEG हो गया। तो ये क्या है, ये आपके फोटोग्राफ के जो है फॉन्ट होते हैं, मतलब फोटोग्राफ के टाइप होते हैं, किस किस तरीके से आप अपने फ़ोटो को सेव कर सकते हैं। तो JPEG का फुल फॉर्म क्या होता है, जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट। इसके अलावा PNG का पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स, PNG काफ़ी पूछा जाता है दोस्तों, तो याद रखिएगा पोर्टेबल ग्राफिक नेटवर्क्स। इसके अलावा UDP का यूज़र डाटाग्राम प्रोटोकॉल। इसके अलावा JPEG का फुल फॉर्म क्या होता है, तो जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप जो है आपका JPEG का फुल फॉर्म होता है। चलिए दोस्तों इसके बाद चलिए हम कर लेते हैं आपका डोमेन नेम। दोस्तों आज हम डोमेन नेम जो है आखिरी बार कर रहे हैं। कल से आपको जो है पार्ट 11 जो है आज शाम को ही देखने को मिल जाएगा, जहाँ तक है, जिसमें हम सर्च इंजन करेंगे और आपके जो वेब ब्राउज़र होते हैं ऑल टाइप के, वो हम इसमें कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि ये आपके सर्च इंजन और वेब ब्राउज़र काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों पार्ट 11 आपको हो सकता है जहाँ तक शाम को मिल जाएगा, और हो सकेगा तो मैं इसी हफ्ते में यानी कि इसी महीने में आपका जो है ऑल 20 पार्ट करा दूंगा, ठीक है, जहाँ तक होगा तो, ठीक है। चलिए अगला है डोमेन नेम हम कर सकते हैं। तो डोमेन नेम मैंने 2 दिन से मैं रिवाइज करा रहा हूँ आपको, चलिए कर लेते हैं। डोमेन नेम क्या होता है, तो टॉप लेवल डोमेन एक विशेष नाम है जो कि इंटरनेट साइट की पहचान बताता है। किसी इंटरनेट वेबसाइट का URL के अंत में डॉट के बाद जो डोमेन नेम होता है उसे हम डोमेन नेम कहते हैं। जैसे ये कोई वेबसाइट है, इसमें डॉट ये लिखा है, इसके बाद कॉम जो है ये क्या है, तो कॉम एक प्रकार का डोमेन नेम है, यह किसी संस्था या देश को इंगित करता है, ठीक है। और डोमेन नेम अधिकतम कितने अक्षर का हो सकता है, तो 64 कैरेक्टर का हो सकता है आपका डोमेन नेम, जो कि संख्या या अक्षर दोनों से बना हो सकता है, यानी कि लेटर और नंबर दोनों से आपका बना हो सकता है, ठीक है। चलिए तो .com किस लिए यूज़ होता है, कमर्शियल या व्यावसायिक संगठनों के लिए आपका .com यूज़ होता है। .edu शैक्षणिक संस्थानों के लिए, MIL सैन्य संस्थानों के लिए, .gov गवर्नमेंट के लिए, .org ऑर्गेनाइजेशन के लिए। इसके अलावा .net नेटवर्क संस्थाओं के लिए, .int यानी कि इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के लिए, .in यानी कि इंडिया के लिए, .uk के लिए, .us अमेरिका के लिए, .acro यानी एविएशन के लिए, .name यानी कि पर्सनल यूज़ के लिए, .jobs यानी कि जॉब्स के लिए, जो नौकरी के लिए, .viz यानी कि बिजनेस के लिए, .asia यानी कि एशिया के लिए। चलिए अब हम इनपुट आउटपुट कर लेते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा है वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। चलिए
और दोस्तों अगर टेक्स्ट बुक आपको परचेस करना है, क्योंकि अब लास्ट समय आ गया है, तो अब आपको ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट देने चाहिए, जिससे आपके नंबर काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो सकते हैं। तो उसके लिए आप टेक्स्ट बुक के मॉक टेस्ट परचेस कर सकते हैं हमारा कूपन कोड डालकर, जिससे आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। चलिए इनपुट आउटपुट डिवाइस हम देख लेते हैं। आपको सिंपल पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा इनपुट है और कौन सा आउटपुट डिवाइस है। तो देखिए इनपुट क्या होते हैं, तो मानव के द्वारा जो भी कंप्यूटर को निर्देश दिया जाते हैं या आंकड़ा दिया जाता है उसे ही हम क्या कहते हैं, इनपुट। और आउटपुट क्या होते हैं, जो कंप्यूटर के द्वारा मानव को दिए जाते हैं, तो उसे ही हम कहते हैं आउटपुट। ठीक है, चलिए तो इनपुट डिवाइस कौन कौन से हैं, कीबोर्ड हो गया, माउस, ट्रैक बॉल, इसके अलावा जॉयस्टिक जो है आपका एक इनपुट डिवाइस है, और जॉयस्टिक का यूज़ कहाँ होता है, गेम खेलने में। ठीक है, इसके अलावा स्कैनर, आपका स्कैनर जो है इनपुट डिवाइस है, माइक्रोफोन, वेब कैम। इसके अलावा देखिए दोस्तों बारकोड रीडर हो गया आपका, OCR हो गया, MICR हो गया, OMR हो गया, किम्बॉल टैग रीडर हो गया, स्पीच रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम हो गया, लाइट पेन हो गया, टच स्क्रीन हो गया। दोस्तों अगर आपको इसमें से किसी के बारे में नहीं मालूम तो आप एक बार गूगल करके ज़रूर देखिएगा, जिससे आपको हमेशा के लिए वो चीज़ याद हो जाएगी। चलिए इसके बाद आउटपुट डिवाइस देखते हैं। तो मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, प्लॉटर, स्क्रीन इमेज प्रोजेक्टर और हेडफोन, आपके ये क्या होते हैं, आउटपुट डिवाइस। दोस्तों इसके रिगार्डिंग कल मैंने आपको फोटो भी दिखाया था, और इसके अलावा पहले भी मैंने आपको पूरे रटा चुका हूँ बिल्कुल फोटो दिखा दिखा कर। तो अब तो आपको ये रट भी चुके होंगे। ठीक है, कल इसकी जगह मैं नई चीज़ लेके आऊँगा। चलिए तो देखिए नोट भी है यहाँ पर कुछ ऐसे डिवाइस होते हैं जो कि इनपुट और आउटपुट दोनों की तरह कार्य कर सकते हैं, यानी कि उससे हम इनपुट भी कर सकते हैं और आउटपुट भी ले सकते हैं। कौन कौन से, नेटवर्क कार्ड होते हैं, टच स्क्रीन हो गया आपका, साउंड ऑडियो कार्ड्स हो गया, मॉडेम्स हो गए, हेडसेट हो गया, फैक्स मशीन हो गई, VR यानी कि वर्चुअल रियलिटी हो गई, डिजिटल कैमरा, CD एंड DVD ड्राइव्स और USB मेमोरी कार्ड्स। चलिए दोस्तों अब हम अपने क्वेश्चन स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों हमारा पहला प्रश्न है, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स वाले थिन प्लेट या बोर्ड को क्या कहते हैं। तो उसे हम बोलते हैं सर्किट बोर्ड। आपने कुछ इस तरीके का बोर्ड देखा होगा जिसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स लगे रहते हैं, तो उसे ही हम बोलते हैं सर्किट बोर्ड। चलिए अभी मैं आपको इसका फोटो दिखाने वाला हूं दोस्तों। तो इसके बाद है कि एक्सपेंशन जो कार्ड है वो किस में इंसर्ट किए जाते हैं। तो एक्सपेंशन कार्ड भी आपके जो है सर्किट बोर्ड में जो स्लॉट लगे होते हैं, इस तरीके से स्लॉट लगे होते हैं सर्किट बोर्ड में, तो उसमें आपके जो है एक्सपेंशन कार्ड इंसर्ट किए जाते हैं। इसके बाद दोस्तों मदरबोर्ड क्या होता है। तो मदरबोर्ड क्या होता है दोस्तों, एक प्रकार का सर्किट बोर्ड ही होता है मदरबोर्ड, जिसमें CPU और अन्य चिप लगे होते हैं। तो दोस्तों ये तीनों क्वेश्चन एक ही प्रकार के क्वेश्चन हैं, एक ही टाइप के क्वेश्चन हैं। चलिए मैं आपको फोटो के माध्यम से बता देता हूँ। दोस्तों आपको जो ये दिख रहा है, ये बोर्ड दिख रहा होगा, देखिए इस तरीके का ये बोर्ड है पूरा। तो इस पर दोस्तों ये जो है ये है आपका CPU। ठीक है, CPU, और ये इसके अन्य जो उपकरण हैं वो लगे हुए हैं। तो इसी बोर्ड को हम बोलते हैं क्या, सर्किट बोर्ड या फिर मदर बोर्ड, हम इसी बोर्ड को बोलते हैं। ठीक है, इस पर सभी जो है आपके उपकरण लगे होते हैं। ठीक है, इसके अलावा देखिए आपको एक्सपेंशन कार्ड कहाँ लगे होते हैं, चलिए मैं दिखा देता हूँ। तो देखिए दोस्तों आपको ये मदरबोर्ड दिख रहा होगा, इस पर कुछ इस तरीके से जो एक्सपेंशन कार्ड लगे होते हैं वो ये होते हैं। देखिए यहाँ पर आप क्या लगाते हैं, मेमोरी कार्ड, जो आपकी मेमोरी होती है ना, रैम और रोम, वो आपको यहाँ पर लगानी पड़ती है। ये भी एक्सपेंशन कार्ड है। ठीक है, तो इस तरीके के होते हैं आपके एक्सपेंशन स्लॉट। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि एक्सपेंशन कार्ड कहाँ लगते हैं, स्लॉट्स में लगते हैं, और मदरबोर्ड क्या होता है और सर्किट बोर्ड क्या होता है। ठीक है, चलिए दोस्तों हमारा जो अगला प्रश्न है वो है कि जो कंप्यूटर सिस्टम की जो घड़ी है वो क्या होती है। तो कंप्यूटर सिस्टम की जो घड़ी है वो एक तो सबसे पहले तो वो एक टाइमिंग डिवाइस है, क्योंकि टाइम बता रही है। इसके अलावा जो कंप्यूटर के ऑपरेशन को सिंक्रोनाइज करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक पल्स पैदा करती है। मान के चलिए आपको गूगल क्रोम में कुछ सर्च करना है, अगर आपकी जो घड़ी ख़राब है ना तो आपका गूगल क्रोम नहीं चलेगा, वो आपको एरर दे देगा, बोलेगा कि आप अपना टाइम सही करिए। ठीक है, तो क्या है, जो आपकी कंप्यूटर सिस्टम की जो घड़ी होती है एक टाइमिंग डिवाइस है, जो कि आपके कंप्यूटर के ऑपरेशन को सिंक्रोनाइज करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक पल्स पैदा करती है। ठीक है, चलिए अगला है कंप्यूटर की घड़ी की स्पीड की गणना जो है किस में की जाती है। तो आपकी जो कंप्यूटर की घड़ी होती है इसकी जो स्पीड मापी जाती है वो बिट में मापी जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन है DNS यानी कि जो डोमेन नेम सिस्टम होता है, जो मैं आपको ऊपर पढ़ा के आ रहा हूँ, तो वो क्या होता है, एक प्रकार का हॉरिजॉन्टल नेमिंग सिस्टम होता है, जो नेम बताता है कि कौन सी वेबसाइट किस चीज़ के बारे में जानकारी दे रही है। दोस्तों अभी थोड़ी देर में आपको जो है आपका कमेंट के पार्ट का 9वें नंबर का वीडियो मिल जाएगा, जिसमें आपने जो मैंने एग्जाम डेट के बारे में वीडियो बनाया था उस पर कमेंट किए थे, वो आपके आंसर देने की कोशिश करूँगा, तो उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। और आपको शाम को इसका 11 नंबर का पार्ट भी मिल जाएगा। चलिए अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है
टेलनेट सेवा के द्वारा हम क्या चलाते हैं, तो रिमोट प्रोग्राम को चलाते हैं हम टेलनेट सेवा के द्वारा। टेल का मतलब होता है टेलीपैथी यानी दूर संवेदन, तो दूर संवेदन, दूर से हम क्या चलाते हैं, रिमोट। ठीक है, तो इस तरीके से आपको समझना है। चलिए अगला है, वर्तमान में आईपी एड्रेस कितने बाइट या बिट का होता है। तो दोस्तों कल मैंने आपको बताया था कि आईपी एड्रेस क्या होता है। तो आईपी एड्रेस जो है ये आपका इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है, जो कि जैसे कि इसके अंतर्गत दो आईपी आते हैं, IPv4 और IPv6। ठीक है, IPv6 IPv4 जो होता है दोस्तों, ये आपका जो आईपी था इसका पहला संस्करण था, यानी कि इंटरनेट प्रोटोकॉल का पहला संस्करण था, जैसे 1983 में जो है बनाया गया था ARPANET के कंपनी के लिए। ठीक है, ARPANET कंपनी के द्वारा बनाया गया था। और दोस्तों ये आपका जो है IPv4 जो होता है या फिर जो आईपी एड्रेस होता है, ये कहाँ पर स्टोर होता है, तो आपकी जो OSI लेयर मैंने कराई थी 7 टाइप की, तो उसमें जो आपकी नेटवर्क लेयर होती है ना, नेटवर्क लेयर, उसमें आपका जो है ये मिलता है आईपी एड्रेस। ठीक है, चलिए अब आपसे पूछ रहा है कि कल मैंने आपको बताया भी था कि आईपी एड्रेस जो है किस किस साइज़ के होते हैं। तो IPv4 होता है आपका कितना, 32 बिट का, और IPv6 कितने का होता है, IPv6 ये होता है आपका 128 बिट का। तो आपसे पूछ रहा है कि वर्तमान में आईपी एड्रेस कितने बाइट या बिट का होता है, तो आपका वर्तमान में ये वाला चल रहा है। ठीक है, तो वो होता है 4 बाइट या 32 बिट का। तो मैंने आपको बताया था कि जो आपकी एक बाइट होती है वो 8 बिट के बराबर होती है। तो 1 बाइट 8 बिट के, यानी कि 4 से डिवाइड दूंगा तो कितना आएगा, 4 8 32। ठीक है, तो इस तरीके से आपको कैलकुलेट करना था। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया हो। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसीलिए मैंने आपको टाइम देके इसे बताया था। आप अगर कल वाला वीडियो और देख लेंगे तो आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि मैंने वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा डिटेल दी थी। ठीक है, चलिए अगला है, HTML में एक लिंक को दूसरे URL के साथ जोड़ने में कौन सा टैग काम में आता है। तो आपको मालूम होगा जो HTML है, जो आप वेब पेज पर जाते हैं, कोई भी आप डॉक्यूमेंट पढ़ते हैं, वो आपका HTML में ही लिखा जाता है। तो इसमें एक लिंक को दूसरे URL के साथ जोड़ने में एक टैग काम में आता है। तो वो टैग कौन सा है, तो इस तरीके से उस टैग को लिखा जाता है A। ठीक है, इस तरीके से A। ठीक है, आपको ऑप्शन दे देगा, ये है, H है ना, इस तरीके से K है। तो आपसे पूछेगा निम्न में से आंसर कौन सा है, तो A आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, ट्रिपल P का पूर्ण रूप क्या होता है। तो पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल जो है आपका ट्रिपल P का पूर्ण रूप होता है। दोस्तों हम ऊपर तो फुल फॉर्म करते ही हैं, साथ ही साथ मैं आपको क्वेश्चन के माध्यम से और ज़्यादा डिटेल दे देता हूँ, जिससे आपके जितने भी इंपॉर्टेंट जो फुल फॉर्म होते हैं वो आपको कवर कर दिए जाएंगे। दोस्तों बहुत ही ज़्यादा मेहनत से ये वीडियो बनाया जाता है, तो दोस्तों इसको लाइक शेयर जरूर करें। ठीक है, जिससे हमें एक मोटिवेशन मिलता है। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इंटरनेट एड्रेस किसके द्वारा दिया जाता है। जो आपका आईपी एड्रेस होता है तो ये किसके द्वारा दिया जाता है, तो इंटर NIC के द्वारा दिया जाता है। ठीक है, चलिए वेब डिज़ाइनिंग में किस भाषा का प्रयोग किया जाता है। तो अभी मैंने बताया तो HTML है जो है आपका बेस डिजाइनिंग में काम आता है। वेब जो आपके वेब ब्राउज़र होते हैं, वेबसाइट जो होती हैं, उस पर कोई भी जो कार्य होता है वो HTML में होता है। ठीक है, चलिए अगला दोस्तों प्रश्न है, और HTML का फुल फॉर्म क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। चलिए अगला है दोस्तों, .NET जो है ये किस कंपनी का उत्पाद है। तो जो .NET है ये माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का उत्पाद है। चलिए अगला दोस्तों क्वेश्चन है कि आपको एक बड़े समूह को एक ही समय में ईमेल भेजने के लिए किस सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन लास्ट ईयर पूछा गया था। तो कुछ इस तरीके से पूछा गया था कि आपको अपने सभी दोस्तों को निमंत्रण भेजना है, तो आप MS वर्ड के किस फीचर्स का यूज़ करेंगे। तो वहाँ पर था मेल मर्ज कि आपको सभी दोस्तों को एक निमंत्रण बनाना है आपने, और एक साथ सभी दोस्तों को भेजना है, तो आप मेल मर्ज का यूज़ करेंगे। इसमें बोल रहा है कि आपको एक बड़े समूह को एक ही समय ईमेल भेजने के लिए किस सॉफ्टवेयर का यूज़ किया जाता है। तो लिस्ट सर्व का यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो 2 तरीके का क्वेश्चन है, आपको दोनों ही याद रखना है। ठीक है, चलिए दोस्तों अगर आपने हमारा कंप्यूटर का प्रीवियस ईयर का वीडियो नहीं देखा है, जिसमें मैंने ऑल 3 शिफ्ट के पूरे जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे सभी उसमें कराए हैं, जाइए चैनल पर आपको जो है वीडियो मिल जाएगा। ब्रॉडबैंड कनेक्शन के लिए कम से कम कितनी बैंडविड्थ की आवश्यकता होती है। तो 256 kbps बैंडविड्थ की आवश्यकता होती है अगर आपको एक ब्रॉडबैंड कनेक्शन चाहिए। चलिए मैं आपको बताता हूँ कि ब्रॉडबैंड कनेक्शन आखिरकार होता क्या है। तो दोस्तों देखिए ये होता है आपका ब्रॉडबैंड कनेक्शन, जैसा कि आपको दिख रहा होगा ये होता है आपका एक राउटर टाइप का। ठीक है, इससे देखिए आपका इंटरनेट चलता है, आपका नेटवर्क चलती है, आपका लैपटॉप चलता है, आपका मोबाइल चलता है, आपके अदर डिवाइस इससे चलते हैं। तो ये होता है आपका ब्रॉडबैंड कनेक्शन। इसकी जो विड्थ होती है वो कितनी होनी चाहिए, 256 kbps। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में खोले गए पृष्ठों और चित्रों को स्टोर करने के लिए एक वेब ब्राउज़र के द्वारा उपयोग की गई अस्थायी स्टोरेज को क्या कहते हैं। तो इसे हम कहते हैं कैश स्टोरेज, यानी कि कैश मेमोरी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, EFT का पूर्ण रूप क्या होता है। तो दोस्तों EFT का होता है इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। आपसे पूछा जाएगा कि बताइए NEFT का फुल रूप क्या होता है। तो
EFT का तो वही है, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। बाकी N का होता है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, कंप्यूटरों को आपस में जोड़कर जो संरचना बनती है उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम बोलते हैं दोस्तों क्या? टोपोलॉजी। कंप्यूटरों को बहुत सारे कंप्यूटर होते हैं, इसको अगर आपस में केबल के द्वारा जोड़ दिया जाए तो इसको हम बोलते हैं क्या? टोपोलॉजी। ठीक है, चलिए मैं आपको टोपोलॉजी के बारे में पूरा डिटेल्ड में समझा देता हूँ, जिससे आपको इससे जो भी क्वेश्चन बनते हैं वो पूरे याद हो जाए। दोस्तों ध्यान से आपको ये देखना है और स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा इसका। देखिए दोस्तों, नेटवर्क टोपोलॉजी तो ये क्या होती है? तो नेटवर्क टोपोलॉजी विभिन्न नोड्स या टर्मिनल को आपस में जोड़ने का एक तरीका है। यह विभिन्न नोड्स के बीच भौतिक संरचना को दर्शाती है। जो आपके ये दिख रहा है ना, ये नोड्स होते हैं, ठीक है, इसी के द्वारा मतलब कंप्यूटर टाइप के होते हैं, तो इससे देखिए जुड़े हुए आपस में, ठीक है, तो इसे ही हम बोलते हैं टोपोलॉजी। चलिए ठीक है, नेटवर्क टोपोलॉजी के कुछ प्रकार होते हैं, जैसे कि पहला है हमारा मैश नेटवर्क, तो यानी कि मैश टोपोलॉजी। तो यह क्या होती है दोस्तों? यह एक नेटवर्क उच्च ट्रैफिक स्थिति में मार्ग रूट्स को ध्यान में रखकर उपयोग किया जाता है। यानी कि जब उच्च ट्रैफिक होता है तब हम इस विधि का यूज़ करते हैं। इसमें किसी भी स्रोत से कई मार्ग में संदेश भेजा जा सकता है। यानी कि आप इससे यहाँ भेज सकते हैं, इससे यहाँ भेज सकते हैं, इससे यहाँ भेज सकते हैं, इससे यहाँ भेज सकते हैं। यानी कि एक सोर्स से कहीं पर भी आप इससे जो है संदेश भेज सकते हैं। पूर्णतः इंटरकनेक्टेड मैश नेटवर्क खर्चीला होता है। देखिए आपको ये दिख रहा होगा, सभी जगह से कनेक्टेड है, यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से भी, तो इसमें खर्चा ज़्यादा आता है क्योंकि केबल्स वगैरह ज़्यादा लगती है। ठीक है, इसके अलावा देखिए इसमें केबल ज़्यादा लगती हैं तथा हर नोड में इंटेलिजेंस की आवश्यकता होती है। इस नेटवर्क में उच्च सुरक्षा अनुप्रयोग में डाटा प्रोसेस किया जाता है और इसमें जो डाटा है वो उच्च सुरक्षा में किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला है दोस्तों हमारी स्टार टोपोलॉजी। तो दोस्तों अगर आपसे पूछा है कि टोपोलॉजी के कितने प्रकार होते हैं? 4। कौन कौन सी? मैश, स्टार, एक होती है आपकी रिंग और एक होती है आपकी बस टोपोलॉजी। ठीक है, 4 प्रकार की होती हैं। चलिए अगला है दोस्तों स्टार टोपोलॉजी। तो स्टार में क्या होता है? इस नेटवर्क में एक केंद्रीय नोड यानी कि सेंट्रल नोड होता है। जैसे कि आपको दिख रहा होगा, ये एक सेंट्रल नोड है जो इंटेलिजेंस से युक्त है, यानी कि इसके अंदर जो है इंटेलिजेंस पाई जाती है। बाकी नोड्स इससे जुड़े रहते हैं। देखिए बाकी नोड्स इससे क्या है? जुड़े हुए, देखिए इससे है ना, इस तरीके से। इस केंद्रीय नोड को हब कहते हैं। तो आपसे पूछा जाता है कि दोस्तों बताइए किस टोपोलॉजी में एक केंद्रीय नोड होता है जिसे हब कहते हैं? तो आपकी कौन सी हो जाएगी? स्टार टोपोलॉजी। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि क्वेश्चन जो है किस तरीके से पूछा जाने वाला है। चलिए यह पूछ लेगा कि बताइए कौन सी टोपोलॉजी इसमें एक ही नोड से बाकी के जो आपके कंप्यूटर हैं वो जुड़े होते हैं? तो स्टार टोपोलॉजी। ठीक है, चलिए कोई एक केबल में अगर कठिनाई आती है तो केवल एक ही नोड विफल होगा। मान के चलिए इस केबल में ये केबल खराब हो गई तो यही तो खराब होगा ना। ठीक है, बाकी तो अपने आप काम कर रहे हैं। बट दोस्तों होता क्या है, अगर इसी में खराबी आ गई ना तो ये सबरे बेकार हो जाएंगे। ठीक है, अगर इसमें खराबी तो ये इसकी दिक्कत है। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पर लिखा है कि परंतु अगर हब में कठिनाई आती है तो सारा नेटवर्क जो है विफल हो जाता है। चलिए अब देखते हैं हम रिंग टोपोलॉजी। तो रिंग क्या होती है? तो रिंग आपको इस तरीके से कुछ होती है, आपको मालूम होगा। तो इसमें क्या है, देखिए एक तरीके की रिंग बनती है, नोड है ये इससे जुड़ा है, इससे इस तरीके से डाटा इसमें प्रवाहित होता है। ठीक है, जैसा कि आपको दिख रहा होगा। इसमें देखिए क्या लिखा है, इस नेटवर्क में सभी नोड्स में समान रूप से इंटेलिजेंस होता है। यानी कि सभी जो नोड्स होंगे वो समान रूप से इंटेलिजेंस रखते हैं तथा डेटा का जो प्रवाह हमेशा एक ही दिशा में होता है। यानी कि देखिए डेटा आपको इसमें इधर से इधर, इधर 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 इस तरीके से दिख रहा हुआ। परंतु अगर किसी भी एक केबल या नोड में कठिनाई आती, मान के चलिए ये खराब हो गया, तो ये डाटा ही उल्टा बहने लगेगा, इस तरीके से बहने लगेगा। ठीक है, तो दूसरे दिशा से संचार संभव है। ठीक है, तो यही होप आपको समझ में आ गया कि रिंग नेटवर्क क्या होती है। इसमें आपसे पूछेगा कि बताइए किस नेटवर्क टोपोलॉजी में डेटा का जो प्रवाह एक ही दिशा में होता है? तो रिंग नेटवर्क। ठीक है, चलिए अगला है दोस्तों बस नेटवर्क। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। देखिए इस नेटवर्क में सभी नोड्स केवल एक ही केबल से जुड़े होते हैं। यानी कि एक केबल है और इसी से जो है आपके सभी नोड्स से जुड़े हुए हैं। ठीक है, इस तरीके से आपके देखिए नोड्स जुड़े होते हैं। एक केबल है, केबल तो आपकी जेई वाली है बस। इससे देखिए ये भी जुड़ गया, ये भी जुड़ गया, ये भी जुड़ गया, ये भी जुड़ गया। ठीक है, तो ठीक है आपको दिख रहा होगा। कोई भी नोड किसी दूसरे नोड को डेटा प्रेषित करना चाहता है तो और उसे देखना चाहता है कि बस में कोई डेटा प्रवाहित तो नहीं हो रहा। बस खाली रहने पर नोड डेटा प्रेषित करती है। डेटा प्राप्त करने के लिए हर नोड के पास इतनी इंटेलिजेंस होनी चाहिए कि वह बस से अपना एड्रेस प्राप्त कर सके। यानी कि देखिए अगर मान के चलिए आपको कोई इस नोड को कोई डेटा चाहिए तो इस नोड से भेजा गया तो ये भेज देगा लाइन पर। अब किसी भी चाहिए, आप किसको चाहिए? इसको। तो ये देखेगा कि कोई मेरे लिए मैसेज सुनिए, तो जैसे ये देखेगा तो इस मैसेज दिखता है तो यहाँ से ये ले लेगा। ठीक है, तो आई हो आपको समझ में आ गया दोस्तों। इसमें कम केबल की आवश्यकता होती है, यानी कि केवल एक ही होती है, बाकी से जोड़ते जाओ। ठीक है, तथा कोई नया नोड जोड़ना आसान होता है। आप कितने भी नोड जोड़ सकते हैं, जैसे 1 2 3 4 5। ठीक है, कितने भी नोड जोड़ सकते हैं। अगला है दोस्तों
परंतु प्रमुख ट्रांसमिशन लाइन में अगर कठिनाई आती है तो सारा नेटवर्क विफल हो जाता है। अगर दोस्तों मान के चलिए अगर ये लाइन खराब हुई ना तो ये सब बेकार हो जाएंगे, सब बेकार हो जाएंगे, ठीक है। वहाँ पर सेंट्रल नोड खराब हो रहा था, यहाँ पर केबल खराब हो रही है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि कौन सा होता है, ठीक है। तो आई होप आपको टोपोलॉजी काफ़ी अच्छे से समझ में आ गई होगी। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। तो दोस्तों हमने पढ़ लिया था कंप्यूटर को आपस में जोड़कर जो संरचना बनती है उसे क्या कहते हैं, टोपोलॉजी, ठीक है, बता दिया। अब है इंटरनेट किस प्रकार का नेटवर्क है, तो आपका इंटरनेट जो है लैन है, बैन है, मेन है या कैन है, तो किस प्रकार का नेटवर्क है, तो बैन है। जैसे कि आपको मालूम होगा जो इंटरनेट है वो नेटवर्कों का नेटवर्क होता है और बहुत बड़े लेवल पर फैला होता है, तो इसे ही हम बोलते हैं क्या, बैन, यानी कि वाइड एरिया नेटवर्क। और कैन का फुल फॉर्म क्या होता है, कैंपस एरिया नेटवर्क। बाकी का मैं आपको बता चुका हूँ। चलिए इसके बाद है सर्वाधिक विश्वसनीय टोपोलॉजी कौन सी होती है, तो जो बस टोपोलॉजी होती है वो आपकी सर्वाधिक विश्वसनीय होती है, ठीक है, क्योंकि इसमें डेटा केबल में होता है और जिसको चाहिए वो अपना ले सकता है, ठीक है। चलिए अगला है दोस्तों, तो इसको इंपॉर्टेंट रखना, कौन अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। IBM PC का आविष्कार सन 1981 में किया गया था, तो ये किसने किया था, ये किया था विलियम सी लायथ ने। IBM यानी कि इंटरनेशनल बिजनेस मशीन पर्सनल कंप्यूटर, इसका आविष्कार 1981 में हुआ था विलियम सी लायथ के द्वारा। चलिए आपसे पूछ सकता है कि पहले पर्सनल कंप्यूटर का आविष्कार कब हुआ था, तो सन 1981 में। किसने किया था, विलियम सी लायथ ने, ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एनालिटिकल जो इंजन था इसका आविष्कार कब हुआ था, तो 1833 में हुआ था। किसने किया था, चार्ल्स बेबेज जो थे इन्होंने किया था, ठीक है। और इससे पहले इन्होंने डिफरेंस इंजन बनाया था, बाद में एनालिटिकल इंजन बनाया था, जो कि आगे चलकर आधुनिक कंप्यूटर बना था, ठीक है। चलिए अगला है दोस्तों, मॉनिटर को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो मैंने आपको बताया तो जो आपका मॉनिटर होता है इसे VDU भी बोलते हैं, यानी कि विजुअल डिस्प्ले यूनिट, जो कि डिस्प्ले करती है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, फॉर्ट्रेन का सबसे पहले प्रयोग किया गया था, तो आपको मालूम है मैं 2-3 दिन से लगातार मतलब जितने भी वीडियो आते हैं फॉर्ट्रेन से क्वेश्चन जरूर डालता हूँ, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फॉर्ट्रेन जो देखिए, एक इसका फुल फॉर्म होता है फॉर्मूला ट्रांसलेशन, एक प्रकार की वैज्ञानिक भाषा है, उच्च लेवल की भाषा है, दूसरी पीढ़ी में इसका यूज़ होता है और इसका सबसे पहले प्रयोग मेन फ्रेम कंप्यूटर के लिए किया गया था, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में बदलने की जो विधि है वो क्या कहलाती है, तो इसे हम बोलते हैं डिजिटलाइजेशन, जो एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में बदलते हैं। और आपका जो मॉडेम होता है वो यही कार्य करता है। चलिए अगला है दोस्तों, आस्की में एक कैरेक्टर किसके बराबर होता है, तो आस्की में आपका यानी कि अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, इसमें जो एक कैरेक्टर है वो आपका 8 बाइट्स के बराबर होता है। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रथम डिजिटल कंप्यूटर कौन सा था, तो आपका जो प्रथम डिजिटल कंप्यूटर था वो था यूनिवेक, यानी कि यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, ठीक है। और अगर आपसे पूछे प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा था, इलेक्ट्रॉनिक, तो वो था आपका ENIAC। कौन सा था, ENIAC, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कैलकुलेटर, ठीक है। तो आई होप आपको दोनों ही समझ में आ गए होंगे, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला है, कंप्यूटर डंप होने का कारण क्या हो रहा है, यानी कि कंप्यूटर आपका डंप हो गया तो इसका कारण है वो वायरस से संक्रमित हो चुका है, यानी कि अब वो सही से काम नहीं कर रहा है। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, फ्लॉपी का साइज़ कितना होता है, तो दोस्तों आपका जो फ्लॉपी का साइज़ है वो सामान्यतः 3.5 इंच तथा 5.25 इंच का होता है। इसको आपको ऐसे भी लिख के दे सकता है 3 सही 1/2 और 5 सही 1/4। दोस्तों आपकी जो फ्लॉपी होती है ये 2 साइज़ में होती है। इसके अलावा इसमें ये जो आपकी 3.5 इंच की जो फ्लॉपी है ये कितना डाटा स्टोर करती है, तो 1.44 जो है डाटा स्टोर करती है। वहीं 5.25 वाली 1.2 MB का डाटा स्टोर करती है, ठीक है, 1.2 MB, और ये आपका 1.44 MB, ठीक है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है, पूछा जाता है आपसे कि बताइए 3.5 इंच की जो फ्लॉपी है इसमें आप कितना डाटा स्टोर कर सकते हैं, तो 1.44। चलिए अगला प्रश्न है, चलिए मैं आपको इसका फोटो दिखा देता हूँ। तो देखिए दोस्तों आपको ये दिख रहा होगा, कंप्यूटर में उपयोग होने वाली फ्लॉपी डिस्क आकार में 5.25 इंच जिसे हम मिनी फ्लॉपी भी कहते हैं, अथवा 3.5 इंच जिसे हम माइक्रो फ्लॉपी भी कहते हैं। तो आपको 2 क्वेश्चन और पता चल गया, मिनी और माइक्रो। इसके अलावा देखिए आपको दिख रहा होगा 3.5, 5.25, ये इनको बोलते हैं हम फ्लॉपी डिस्क। इसके अलावा 8 इंच की भी होती है जो अब बंद हो चुकी है, ठीक है। बट आपसे जो एग्जाम में पूछी जाती है वो यही 2 पूछी जाती हैं, आपको यही दोनों याद रखना है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर ले। अगला प्रश्न है दोस्तों, कंप्यूटर नेटवर्क में संपर्क तोड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो लॉग आउट, यानी कि कंप्यूटर नेटवर्क से आपने संपर्क तोड़ दिया, यानी कि आपने कंप्यूटर को बंद कर दिया है, लॉग आउट कर दिया है, ठीक है। चलिए कंप्यूटर अपने गणितीय क्रियाकलाप कहाँ करता है, तो जो आपका कंप्यूटर है वो अपने गणितीय क्रियाकलाप रजिस्टर के अंदर करता है। रजिस्टर्स क्या होते हैं, एक प्रकार की मेमोरी। चलिए अगला क्वेश्चन है, हार्ड डिस्क की जो गति है
इसकी स्पीड कितनी होती है हार्ड डिस्क की, तो इसकी जो स्पीड होती है वो 3600 आरपीएम होती है, यानी कि राउंड पर मिनट, 3600 राउंड पर मिनट। आपसे पूछा जाता है हार्ड डिस्क की जो गति है किस में मापी जाती है, आरपीएम में, यानी कि राउंड पर मिनट में, ठीक है। चलिए अगला है फ्लॉपी डिस्क की घूर्णन गति यानी कि स्पीड कितनी होती है, तो इसकी होती है 150 से 250 आरपीएम, ठीक है। तो इसकी कितनी होती है 150 से 250 राउंड पर मिनट। चलिए अगला है कंप्यूटर का मुख्य पृष्ठ क्या कहलाता है, जो आपका ये कंप्यूटर रखा हुआ है तो ये मुख्य पृष्ठ क्या कहलाता है, इसको बोलते हैं मॉनिटर बोलते हैं या डेस्कटॉप बोलते हैं, ठीक है। तो डेस्कटॉप इसे बोलते हैं। चलिए अगला है डॉस और जो विंडोज़ है ये क्या है, तो ये एक प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम है। दोस्तों कल हम या पार्ट 11 में सर्च इंजन और वेब ब्राउज़र कराएंगे, उसके बाद हम आपको ऑपरेटिंग सिस्टम पूरे जितने भी होते हैं वो करा देंगे, और उसके अलावा और कोई चीज़ बचेगी तो वो भी हम आपको करा देंगे, ठीक है। चलिए अगला है दोस्तों सामान्यतः फाइल के एक्सटेंशन में कितने कैरेक्टर होते हैं, तो दोस्तों मैंने आपको एक्सटेंशन पढ़ाए थे, जैसे आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का पढ़ाया था तो क्या होता है .doc, यानी कि आपको पीपीटी का पढ़ाया था पावर पॉइंट का .ppt, एक्सेल का पढ़ाया था .xls, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, ये एक्सटेंशन होते हैं, ठीक है। तो कितने कैरेक्टर का होता है एक्सटेंशन, 3 का, देखिए 3 कैरेक्टर दिख रहा होगा, ठीक है। तो 3 कैरेक्टर का होता है आपका एक्सटेंशन। चलिए अगला है लोटस क्या है, तो एक प्रकार का कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है आपका लोटस। चलिए अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है कि Y2K समस्या किससे संबंधित है, तो यह एक कंप्यूटर से संबंधित है जिसका फुल फॉर्म होता है ईयर 2000, ठीक है। चलिए आपसे फुल फॉर्म भी पूछ सकता है तो ईयर 2000 हो जाएगा। अगला है दोस्तों 3.5 इंच के फ्लॉपी में कितना डाटा स्टोर कर सकते हैं, तो अभी मैंने बताया था 1.44 MB। इसके अलावा 5.25 इंच के फ्लॉपी में कितना डाटा, तो 1.2 MB। चलिए अगला है, और दोस्तों फ्लॉपी जो आपकी होती है एक प्रकार का सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस होता है। चलिए अगला है एनालॉग कंप्यूटर और डिजिटल कंप्यूटर का संयुक्त रूप क्या कहलाता है, तो मैंने आपको एनालॉग कंप्यूटर का फोटो दिखाया था, अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो आप देख लीजिएगा, उसमें बताया था एनालॉग कंप्यूटर क्या होता है और डिजिटल कंप्यूटर क्या होता है, ठीक है। अगर आप इन दोनों को मिला दें तो एक कंप्यूटर बनता है, उसको हम बोलते हैं हाइब्रिड कंप्यूटर, ठीक है। चलिए अगला है इंटरनेट पर उपलब्ध होने वाली प्रथम भारतीय समाचार पत्र, ध्यान रखना समाचार पत्र कौन सा है, द हिंदू। और आपसे पूछे इंटरनेट पर उपलब्ध होने वाली प्रथम भारतीय पत्रिका कौन सी है, तो इंडिया टुडे, ठीक है। समाचार पत्र द हिंदू, पत्रिका इंडिया टुडे। अगला प्रश्न है दोस्तों कंप्यूटर की कितनी पीढ़ियां विकसित की जा चुकी हैं, तो दोस्तों आपकी जो कंप्यूटर की है 5 पीढ़ियां विकसित की जा चुकी हैं। मैं आपको कितनी बार रटा चुका हूं कि किस पीढ़ी में कौन सी चीज़ का यूज़ किया गया था। चलिए एक बार मैं आपको फोटो के माध्यम से और रटा देता हूं, आप स्क्रीनशॉट ले लेना, क्योंकि यहीं से आपको 1 से 2 क्वेश्चन डायरेक्ट मिलने वाले हैं। देखिए दोस्तों आपको जनरेशन दिख रही होगी, उसका टाइम पीरियड दिख रहा होगा, और किस टेक्नोलॉजी का यूज़ किया था वो भी आपको दिख रहा होगा। देखिए फर्स्ट जनरेशन, इस आपको टाइम पीरियड वैसे याद नहीं रखना होता, बट फर्स्ट का रख लीजिए 1940 से 1959 तक, ठीक है। और इसमें क्या यूज़ होता, वैक्यूम ट्यूब इस्तेमाल किया गया था। सेकंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर यूज़ किए गए थे, थर्ड में इंटीग्रेटेड सर्किट, फोर्थ में माइक्रो प्रोसेसर, और फिफ्थ में आपका AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, या ULSI यानी कि अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। देखिए और फोटो दिखाता हूँ, देखिए आपको दिख रहा होगा जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। फर्स्ट में क्या था, वैक्यूम ट्यूब्स। वैक्यूम ट्यूब्स क्या होता है, इस प्रकार के होते हैं। आपने देखा होगा आपकी जो बाइक होती है उसमें आपको इस तरीके के दिख जाएंगे, खोल के देखना कभी, ठीक है, या बैटरीज जो होती हैं उसमें दिखेंगे। इसके अलावा सेकंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर इस प्रकार के, थर्ड में IC इंटीग्रेटेड सर्किट, फोर्थ में आपके जो माइक्रो प्रोसेसर यानी कि CPU थे वो थे, जिसे हम वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन VLSI भी बोलते हैं, और जो फिफ्थ थी उसमें ULSI या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है, ULSI। चलिए अगला देख लेते हैं, एक और फोटो दिखाता हूँ आपको, देखिए ये दिख रहा होगा आपको, इससे समझ में आएगा। फर्स्ट जनरेशन वैक्यूम ट्यूब्स, सेकंड ट्रांजिस्टर, थर्ड जनरेशन इंटीग्रेटेड सर्किट, फोर्थ जनरेशन माइक्रो प्रोसेसर, फिफ्थ में क्वांटम कंप्यूटर या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो दोस्तों आई होप ये कंप्यूटर आपको, ये क्वेश्चन आपको काफ़ी अच्छे से रट गया होगा, अब आप इसको कभी नहीं भूलेंगे। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न कर लेते हैं, और दोस्तों वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करना। अभी आपका कमेंट का 9 नंबर का पार्ट आने वाला है, उसको जरूर देखिएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है कंप्यूटर विज्ञान में PhD करने वाले पहले भारतीय कौन थे, तो ये थे डॉक्टर राज रेड्डी। चलिए अगला है देश का पहला कंप्यूटरीकृत डाकघर कौन सा है, तो आपका जो नई दिल्ली है ये देश का पहला कंप्यूटरीकृत डाकघर है। इसके बाद है दोस्तों कंप्यूटर को दिए जाने वाले निर्देशों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहा जाता है, तो इसे प्रोग्राम कहा जाता है, निर्देशों के क्रमबद्ध समूह को। अगला है कंप्यूटर के माध्यम से पत्रों, दस्तावेजों, ग्राफिक्स आदि को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो इसे हम दोस्तों बोलते हैं ईमेल। ईमेल के माध्यम से आप पत्र भेज सकते हैं, दस्तावेज भेज सकते हैं, ग्राफिक्स कुछ भी आप भेज सकते हैं, ठीक है। चलिए
लास्ट प्रश्न है दोस्तों, कंप्यूटर कार्य करने के लिए किस प्रणाली का उपयोग करता है? तो काफ़ी बार बता चुका हूँ आपको मैं, बाइनरी नंबर सिस्टम का प्रयोग करता है, जिसमें जीरो और बनाते हैं, जीरो का मतलब ऑफ, वन का मतलब ऑन। चलिए अगला है नेटवर्कों का वृहद नेटवर्क क्या कहलाता है? तो सबको मालूम है इंटरनेट जो है नेटवर्कों का नेटवर्क कहलाता है, और ये बैन का एक उदाहरण है। तो दोस्तों आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करना, और जल्द ही आपको 11 पार्ट और कमेंट का 9 पार्ट मिल जाएगा, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।